अब जो हम IFRS 15 की जो है ना बेसिक डेफिनेशन वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो है कुछ इतना खास नहीं लिखा, उसने बताया कि IFRS 15 होता है क्या है, जो है इसका नाम रेवेन्यू का कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स है, ये कब बना, इसमें और कौन से इसके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स आते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई है ना। इसे खुद भी पढ़ोगे तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी समरी लिखी है IFRS 15 की कि ये इतना सब एक स्कोप है, इसकी पढ़ लेते हैं समरी। समरी में लिखा है IFRS 15 establishes a new control based revenue recognition model, changes the basis from deciding whether revenue is recognized at a point in time or over the time, provides new or more detailed guidance on a specific topics and improves disclosure about revenue। क्या बात करता है? ये बात करता है कि जी ये IFRS 15 हमें सिखाता है कि हम रेवेन्यू को किस तरह से कंट्रोल करें, ठीक है, किस मॉडल पे कंट्रोल करें, पॉइंट इन टाइम और ओवर द टाइम। पॉइंट इन टाइम यानी कि रेवेन्यू बन गया है या नहीं, और ओवर द टाइम यानी कि कब बनेगा, कितना टाइम पास होगा ना उस चीज़ का। और फिर उसके बाद बात कर रहा है कि नए और मोर डिटेल्स बताता है उसकी रेवेन्यू के बारे में, और डिस्क्लोज करने में जो है इम्प्रूव करते हैं कि रेवेन्यू को मुझे ना ब्रेकअप व्यू दे सकें उसका। अब ये 5 स्टेप जिसके लिखे हुए ना, 5 स्टेप मॉडल जो है कोर प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है ये सवाल भी बनता है 5 पेपर में, हम इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अब हम इसको करते हैं। Core principle and 5-step model. IFRS 15 is based on a core principle that requires an entity to recognize revenue in a manner that anticipates the transfer of a goods or services to the customers at an amount that reflects the considerations the entity accepts to be entitled to the exchange for those goods or services। अब मेन जो चीज आएंगी ये 5 स्टेप्स, इन 5 स्टेप्स को हमें समझना है। कहते हैं इन कोर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं 5 स्टेप मॉडल्स में। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। रेवेन्यू की जब भी बात आएगी हम 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा कस्टमर से। अब जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो रेवेन्यू के जितने भी सवाल देखोगे ना 5 पेपर में, उसमें ये बात बताई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो, या वो ऐसे इंडिकेट करेगा कि आपको पता चले कि जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ हुआ। सही। स्टेप 2 क्या बात कर रहा है? स्टेप 2 में बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, उसके लिए जो है हम इधर समझते हैं। यहाँ पे हम जो है बात कर लेते हैं, एक मशीन है, ठीक है, मशीन ए जो है वो हमें जो है दे रहा है 2 लाख रुपए में, ठीक है। मशीन ए हमें 2 लाख रुपीज में मिल रही है, और साथ ही मशीन के वो जो है हमें सर्विसेज भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है मशीन के साथ हमें, ठीक है। अब मशीन 1 साल की सर्विसेज दे रहा है हमें, और हमें जो है मशीन भी दे रहा है 2 लाख रुपए में। ये इसी ने कॉस्ट हमसे ली है, 2 लाख रुपए कॉस्ट हमसे ले रहा है। अब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होगा स्टेप? पहले स्टेप में मैंने देखा जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा कि जी एक मशीन है, हम आपको देंगे 2 लाख रुपए में, उसके साथ 1 साल के हम सर्विस देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्टेप 2 हम पहचानेंगे क्या अगर ये मशीन अलग देता और सर्विसेज अलग देता तो इनकी कॉस्ट क्या होती। हमने देखा कि मशीन जब ये अलग बेचता था तो ये मशीन को 1.5 लाख रुपए में बेचता था, ठीक है। 1.5 लाख रुपए मशीन के लेता था और 1 लाख रुपए सर्विसेज के चार्ज करता था ये 1 साल के, ठीक है।
एक ईयर के। मशीन 1.5 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट थी और सर्विसेज 1 साल के लिए वो जो है 1 लाख रुपए में देता था। अब इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं ये कितना बनता है 250,000, यानी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए इन दोनों का टोटल। 2,50,000 की चीज वो 2 लाख में दे रहा है। ये तो हो गया सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर अलग अलग करके वो चीजें बेचता तो किस तरह बेचता? अगर मशीन को अलग बेचता तो 1.5 लाख रुपए में मशीन जाती और सर्विसेज अगर वो अलग देता 1 साल की तो 1 लाख रुपए लेता। ये हो गया सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप नंबर 3 का कहता है डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस अभी आपने पहचाननी है। और स्टेप 4 एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस, और उसको एलोकेट भी करना है। स्टेप नंबर 5 रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पांचवा स्टेप कहता है कि हमने ये पहचानना है कि रेवेन्यू जो है कब होगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इन तीनों स्टेप्स को जो है हम इस एग्जांपल में ही करेंगे। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। रेवेन्यू कब? अब उसने कहा क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस थी, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस हमें डिटरमाइन होगी 2 लाख रुपए, ठीक है। जो हमने ट्रांजैक्शन प्राइस की कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उसमें क्या प्राइस बताया था, कॉस्ट ले रहा था हमसे 2 लाख रुपए हमसे चार्ज कर रहा था, तो 2 लाख रुपए जो है वो है ट्रांजैक्शन प्राइस। अब स्टेप 4 है, हमने ये डिटरमाइन कर लीजिए हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस जो 2 लाख रुपए की है। स्टेप 4 में क्या कहते हैं, एलोकेट करना। एलोकेट करना ट्रांजैक्शन प्राइस को टीपी से डिनोट करो। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कैसे करेंगे? हमने एलोकेट करने के लिए पहले ये चीज देखेंगे। हमने कहा कि अगर जो है ये मशीन को अलग बेचता तो 1.5 लाख रुपए में बेचता और सर्विसेज को अलग देता साल की तो 1 लाख रुपए, दोनों 2,50,000 रुपीज इसका टोटल बनता है, ठीक है। अगर ये दोनों को अलग अलग चीज करके बेचता है, जो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने कहा, तो हमने कहा इसमें से मशीन की कितनी परसेंटेज बनती है, तो हमने कहा 150 लाख को मैं 250 से कर लेता हूँ तो पता चल जाएगा ये कितनी परसेंटेज बनी, तो ये 60% बन गया ना, ये 60% बन गया। और ये कितना बना होगा, ये 40% बन के आ जाएगा। ये 60% हो गया, वो 40% हो गया। अब इसी को हम ट्रांजैक्शन प्राइस में एलोकेट करेंगे। हमारा टोटल कितना था, इसको ले लेते हैं नीचे भी। ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता, मगर हमें ये पता है हमारा टोटल था 2 लाख, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस हमने लिया 2 लाख की, ये लिखा हुआ 2 लाख की ट्रांजैक्शन प्राइस। अब 60% मशीन है और 40% सर्विसेज है। मैं 2 लाख का 60% ले लूंगा। कितने परसेंट, 60%। मेरे पास जो है अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपये। 1 लाख रुपये, 1,20,000 वो मशीन के ले रहा है, और इसको मैं डिफरेंस भी ले सकता हूँ, तो मुझे वैसे पता चलेगा 80,000 आएगा, मगर इसको फिर भी अप्लाई कर लेते हैं ना। इसको अप्लाई करते हैं, कितने परसेंट है हमारे पास, 40%। 40% कितना, 80,000। तो ये होता है स्टेप फॉर एलोकेट ट्रांजेक्शन प्राइस करना। इसमें हमें ये पता चला है कि जी जो 1,50,000 की मशीन वो अकेले में बेचता था, ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो मशीन उस बंदे को कस्टमर को 1,20,000 में बेच रहा है, और 1 लाख रुपए की जो सर्विस देता था वो 80,000 में दे रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में वो 2-2.5 लाख की चीज 2 लाख में दे रहा है। ये हमने जो एलोकेट कर लिया ट्रांजेक्शन प्राइस को। और स्टेप 5 क्या था, रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब चीजें डिलीवर हो जाती हैं। ये बात याद रखना, रेवेन्यू हमेशा तब रिकॉर्ड किया जाता है जब गुड्स डिलीवर की जाए। अगर गुड्स डिलीवर ना की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद करो,
वही बात कर रहा है, रिकॉग्नाइज कब होगा, जब डिलीवर की चीज कर जाएगी। जब ये गुड्स डिलीवर हो जाएंगी तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अब एक और चीज इसमें स्टेप 5 में, मशीन जो है वो तो जी उसी टाइम डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, सर्विस तो उस टाइम डिलीवर नहीं होगी ना। मशीन जो डिलीवर होगी वो बोलेंगे पॉइंट इन टाइम। ठीक है, पॉइंट इन टाइम होगी डिलीवरी। पॉइंट इन टाइम में मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। पॉइंट इन टाइम का मतलब उसी टाइम में जो है, जिस टाइम मैंने चीज डिलीवर की उस टाइम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। मगर सर्विसेज तो उसी टाइम डिलीवर नहीं की जाएगी। ठीक है, वो हर मंथ डिलीवर की जाएगी। अगर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में देखते हैं तो एक मंथ की सर्विस कितनी आ रही थी, एक मंथ की सर्विसेज उस टाइम कितनी आएगी, हम उसको 1 लाख को डिवाइड कर देते 12 से, तो समझो सपोज 8,333 रुपीज जो है वो पर मंथ दे रहा था, और अब वही चीज जो है वो 80,000 में दे रहा है। तो 80,000 का पर मंथ कितना होगा, 6,000 होगा, 666 रुपए। यानी अब वो कम सर्विस दे रहा है। तो पॉइंट इटम हर मंथ में, ये हर मंथ जैसे गुजरेगा, जैसे मंथ गुजरेगा उस टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। यानी इसको क्या कहते हैं, हर मंथ में जो टाइम गुजरेगा, यानी हर महीने में जितनी सर्विस देंगे उतनी ही हम सर्विस को रिकॉर्ड करते जाएंगे। उस चीज को हम कहते हैं पॉइंट ओवर द टाइम। पॉइंट ओवर द टाइम। फिर से एक दफा समझ लो। स्टेप्स को दोबारा से देख लेते हैं हम। पहला स्टेप था कि जी हमने जो है आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को। हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई, हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जी, कस्टमर और सप्लायर के दरमियान जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये हमने कहा कि 1 साल की सर्विसेज देगा और मशीन देगा 2 लाख रुपए कॉस्ट में। स्टेप 2 में था कि जी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करो। स्टेप 2 क्या था, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ना साथ साथ, ये देखो। स्टेप 2 था हमारे पास सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो रहा है। यहाँ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे हो रहा है कि जी हमने कहा कि जी हमने कॉन्टैक्ट किया कि जी 2 लाख में हम सर्विसेज देंगे, मशीन भी देंगे। हमने कहा अगर वो अलग अलग करके इनको बेचता तो कितने प्राइस देता। मशीन अगर वो सिर्फ मशीन बेचता तो वो 1.5 लाख रुपए में सिर्फ मशीन बेच रहा है, और सर्विसेज अगर सिर्फ सर्विसेज देता तो 1 लाख रुपए साल की उसे सर्विसेज दे रहा है। तो टोटल वो जो है 250,000 जो है चार्ज कर रहा है। सही है, उनके अलग अलग वो तो सेपरेट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। स्टेप 3 थी ट्रांजेक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना। ट्रांजेक्शन प्राइस को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने कहा जी हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि जी इन दोनों चीजों की कॉस्ट जो है 2 लाख रुपीज ले रहा है। वो 2 लाख रुपीज दोनों की कॉस्ट ले रहा था, तो हमने कहा ये ट्रांजेक्शन प्राइस होगी। स्टेप नंबर 4 में हमने एलोकेट करेंगे हम ट्रांजेक्शन प्राइस को एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, हमने एलोकेट कर लिया ट्रांजेक्शन प्राइस को। हमने एग्जांपल ली, हमने कहा 250 अलग अलग वो करता है। ठीक है, और अगर वो दोनों को एक साथ करता है टोटल वो हमसे ले रहा है 2 लाख रुपए। हमने कहा कि जब 250 अलग अलग कर रहा था उसमें वो 150 की चीज कितने की थी, मशीन कितने की था, उसने कहा कि जी 250 में मशीन 60% मशीन की अमाउंट थी। तो हमने कहा कि 2 लाख रुपीज में भी मशीन की 60% अमाउंट होगी। सही है, अगर 250 में मशीन 60% अमाउंट है, 2 लाख में भी मशीन की 60% अमाउंट होगी और सर्विसेज की 40% अमाउंट होगी। तो यही जो है हमने एलोकेट कर लिया ट्रांजेक्शन प्राइस को। स्टेप नंबर 5 हमने कहा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू हमने कहा कब रिकॉर्ड होता है, हमने कहा था जी जनरली रेवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम ये चीजें डिलीवर कर दें।
फिर हमने कहा आगे भी इसमें दो चीजें, एक पॉइंट इन टाइम, एक पॉइंट ओवर द टाइम। अब हमने कहा मशीन जो है जी, मशीन तो जो है टेंजिबल एसेट है, उसे जो है हम उसी टाइम जो है डिलीवर कर देंगे। डिलीवर जैसी होगी तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। हमने कहा ये पॉइंट इन टाइम है। तो हमने कहा सर्विसेज, सर्विसेज जो है हमने कहा उसी टाइम तो नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज तो हमने कहा हर मंथ दी जाती है, तो ये तो हम डिलीवर उस टाइम तो नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं तो एक ही टाइम पूरे साल की सर्विस दे दे, पूरे साल हमें सर्विसेज देनी है। हमने कहा कि जी हर मंथ जैसे गुजरेगा, जिस टाइम हर मंथ की हम सर्विस देंगे तो उस टाइम ही हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉइंट ओवर द टाइम। ये 5 स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ 5 स्टेप्स हमने पढ़े, ठीक है। अब इसके बाद हम रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है। रेवेन्यू इज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन entity's ordinary activities. Like a customer is a party that has a contracted with an entity to obtain a goods or services that are an output of entity's ordinary activity. ये 5 स्टेप मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है काफी सवाल बनते हैं पास पेपर में। इसके बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बनते हैं। रेवेन्यू में से दो चीजें जिसमें सवाल बनती है। अब स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन बना देता है। कहता है जनरल IFR 15 मॉडल अप्लाइज ओनली व्हेन और इफ द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज अप्रूव करते हैं तब IFR 15 अप्लाई होता है। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट। कंपनी जो किसी एक का राइट जो है आइडेंटिफाई, राइट से क्या हमारा राइट्स में कि जी कंपनी का राइट आ जाएगा चाहिए उसने चीजें डिलीवर करनी है, और जो कस्टमर है उसका राइट आ जाएगा जी उसने जो पेमेंट करनी है। तीसरी बात उसने वही की कि कंपनी आइडेंटिफाई करके पेमेंट किस तरह होगी, सर्विस को ट्रांसफर किस तरह किया जाएगा। चौथी चीज कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल सब्सटेंस, रिस्क, टाइमिंग, अमाउंट, जो भी चीजें उसकी होगी। प्रोबेबल द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। हम एक अंदाजा लेंगे कि एंटिटी को जो उसकी रकम उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। कहते हैं इफ द कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट दीज क्राइटेरिया रेवेन्यू इज रिकॉर्ड ओनली व्हेन आइदर। अगर कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो रेवेन्यू हम सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंसिडरेशन इज गिवन अरेंजमेंट हैज बीन कलेक्टेड एंड इज नॉन रिफंडेबल। कहता है कि एंट्री जो कंपनी है वो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दे या फिर जो आधी करे, और जितनी भी कंसिडरेशन है वो एडवांस में जो है कलेक्ट कर चुकी हो और वो उसको वापसी भी ना करे, नॉन रिफंडेबल वो अमाउंट जो वो ले वो अमाउंट जो कहता है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देगी। और कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर टर्मिनेट भी कर दिया जाए यानी खत्म भी कर दिया जाए, जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं वो हम वापसी ना करें, नॉन रिफंडेबल अमाउंट अगर हो तो हम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे अपना। अब एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में लिखा है मिस्टर अवेस एग्रीड ऑन 1 March 2017 टू सेल 5 कटिंग मशीन्स टू Axioms Enterprise. Due to some deficiencies in drafting the agreement, each party's right cannot be identified. On March 31st, Mr. Owens delivered the goods and these were accepted by Axioms Enterprises. After 10 days of delivery, 10th April, Axioms made a full payment and payment is non-refundable. Mr. Owens cannot identify each party's rights, so revenue recognized should be delayed until the entity's performance is complete and substantially all of the consideration is in the agreement has been collected and is non-refundable. Therefore, Mr. Aware should record the revenue on 10th April as it is the date on which performance is complete and non-refundable payment is received. तो उसने क्या किया, उसने एक सिनेरियो रखा। उसने कहा कि मिस्टर अवेस ने उसने एग्रीमेंट किया 1 मार्च को, 5 कटिंग मशीन उसने देनी है अपने कस्टमर को, और वो जो है किसी भी पार्टी का राइट जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कंडीशन मैच नहीं कर पाया। 31 मार्च को उसने जो चीजें भेज दी डिलीवर कर, और वो एक्सेप्टेड भी होगी कस्टमर ने, और 10 दिन के बाद उसकी पेमेंट भी मिल गई जो कि नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। जब ये नॉन रिफंडेबल पेमेंट आ गई और उसने परफॉर्मेंस भी अपनी कंप्लीट कर दी,
ठीक है। तो वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। कब रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू? 10 अप्रैल को। ना 1 मार्च को कर सकता है, ना 31 मार्च को एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा 10 अप्रैल को। सही है। इसी तरह इसने दूसरी एग्जांपल दी है, ये आप देख लेना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सारा पढ़ लेना। स्टेप 2 में जो इसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डिफरेंशिएशन बताई है, ये चीज आपने पढ़नी है। एग्जांपल देखिए, ये भी आपने पढ़ना है। ये एग्जांपल जो है प्रोमिस गुड्स एंड सर्विसेज, ये एग्जांपल बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में इसके एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है। एमसीक्यूज में से कोई एक कुछ एग्जांपल्स दे देता है, या एक देता है दूसरी गलत देके पूछता है कि जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है।